नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपके पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन के मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर रियल नंबर्स की। इस वीडियो को बनाने के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, आपका अधिक से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ताकि आप पेपर के बारे में अच्छे से समझ पाओ कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड, हम कॉन्सेप्ट को भी लेके चलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। शॉर्टकट तरीके आपको समझाऊंगा ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। एंड थर्ड, कुछ स्टेट पॉलिटेक्निक के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चनों को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते बेटा। और आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि √3 जो है वो क्या है। एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नन ऑफ दीज है। तो बच्चों √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √3 को हम P/Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और जिन नंबरों को हम P/Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए √2 की बात हो, √3 की बात हो, √5 की बात हो, √7 की बात हो, √6 की बात हो, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम इनको P/Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट को भी समझना चलना है क्योंकि जो नहीं ये क्वेश्चन आए इसके बेस पे कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो आप कॉन्सेप्ट को भी हाथों हाथ समझते हुए चलना। तो √3 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई। पाई क्या है? तो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर्स है या नन ऑफ दीज। तो पाई जो होता है बेटा वो एक इरेशनल नंबर में आता है क्योंकि पाई की वैल्यू आज तक एग्जैक्ट डिफाइन नहीं की जा सकी है। अब मान लो एग्जाम में आपसे पूछता है 2 पाई या पूछा जाता है 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो कहीं भी अगर पाई लगा हुआ है तो वो सब इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अब तक डिफाइन नहीं हो पाई है। हम जो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक डिफाइन नहीं हो पाई है, इसलिए पाई कहीं भी होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम इरेशनल नंबर पे टिक करेंगे, तो बी पार्ट जो होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2.131 फिर 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1। अब आप पैटर्न को देखिए, पहले 1 जो था वो केवल एक बार था, 1 टाइम था, फिर 1 2 टाइम्स हो गया, फिर 3 टाइम्स हो गया, फिर 4 टाइम्स हो गया। तो 1 लगातार इंक्रीज हो रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो इस टाइप अगर कोई भी नंबर लगातार इंक्रीज होता जाता है तो ये पहचान है इरेशनल नंबर की। तो हम इरेशनल नंबर पे टिक कर देंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 जो है वो एक इंटरवल के बाद बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में चलता जा रहा है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम। अगर इस फॉर्म में कोई संख्या या कोई नंबर बढ़ता चला जाता है तो वो पहचान होता है इरेशनल नंबर की। तो हम इस पे सी पे टिक करेंगे कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3.24636363। अब देखिए 24 तो सही था बट 636363 ये क्या हो, नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2463 बार, क्योंकि जब कोई नंबर रिपीट होता है मैथ में तो वहां पे बार लगाते हैं और ये पहचान होती है कि हम P/Q में से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो हम उसको P/Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिनको P/Q में एक्सप्रेस किया जा सकता है उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो कभी भी याद रखना, अगर कोई नंबर रिपीटेशन में यानी बार लगा हुआ उसके ऊपर तो वो P/Q के फॉर्म में है और उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, ये इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है या नन ऑफ दीज। तो हम टिक करेंगे कि ये रैशनल है क्योंकि 63 जो है वो रिपीटेशन फॉर्म में है। तो 63 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं और ये P/Q में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए रैशनल नंबर पर टिक होगा। नेक्स्ट है 2 + √3 क्या है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर या फिर नॉट रियल।
तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए √3, ये √3 जो है वो इरेशनल है और 2 जो है वो रैशनल है। रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल बनता है, याद रखोगे। रैशनल प्लस इरेशनल, यानी एक रैशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर ऐड कर दोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। इसलिए 2 प्लस √3 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल नंबर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 2.35 के ऊपर बार, देखिए यहां पे बार लगा हुआ है और मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, इसलिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, इनके बेस पे कुछ और भी पूछा जा सकता है। अब इस पे बार लगा हुआ है और जिस पे बार लगा होता है उसको हम P/Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिनको P/Q में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो होते हैं रैशनल नंबर, इसलिए हम रैशनल नंबर बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। हमें बाकी ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं होगी। जिस पे भी बार लगा हो वो हमेशा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको P/Q में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 4, उसकी पावर 3, उसकी पावर 4। तो 4 की पावर 3 और उसकी पावर 4 का मतलब है 4 की पावर 12। जब पावर की पावर होती है तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 की 3 से तो हम लिख सकते हैं इसे 4 की पावर 12। जब पावर की पावर होती है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 की पावर 12 आ गया। डिवाइड में देखिए, डिवाइड में क्या है, तो 4 उसकी पावर 2 उसकी पावर 3, 4 की पावर 2 है उसकी पावर 3 है, तो 4 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड में पावर जो होती है माइनस हो जाती है, तो 12 में से 6 को माइनस कर दोगे तो 4 की पावर 6 बचेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 4 की पावर 6 ये हमारा जो होगा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए ताकि आप उन क्वेश्चनों को अटेंड कर सकें इनके बेस पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, ये आपको देखा √324। अब देखिए 324 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू 18 आ गया, इसको 18 का स्क्वायर बोलेंगे तो इसको 18 लिख सकते हो आप। अपॉन में 49 7 का स्क्वायर होता है तो आप इसे 7 लिख सकते हो। 676 ये 26 का स्क्वायर होता है तो 26 आ गया। 169 ये होता है स्क्वायर आपके 13 का, तो आप यहां पे 13 लिख सकते हो। 126 तो 126 एज इट इज रहेगा। और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है तो आप इसे 9 लिख सकते हो। ये 18 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये आपका 26 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 126, ये 9 का स्क्वायर है, इक्वल टू x। अब इनको कैंसिल कर सकते हैं आप। 13 2 जा 26 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18 ये भी कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 यहां से आपका बचेगा 5 और ये 56 हो जाएगा। तो 7 8 जा 56। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे, 18 2 जा 36 और 36 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? हमने क्या करा, 26 को 13 से डिवाइड किया 2 आया, फिर 7 को इससे करा 18 आ गया और 18 को 9 से काटा 2 आ गया। तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद 2 2 और 18 बचा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। तो हम 72 पे आंसर टिक कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ बाय विच 330 इज मल्टीप्लाई, जिसको 338 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 338 को हम किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमेशा शुरुआत स्मॉलेस्ट नंबर से करनी है। जैसे ऑप्शन दिया हो ना 13 4 6 2, तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे अगर 338 की मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ जाएगा 16, 1 बचेगा, ये 6 और 7 और 6 क्या आ गया 6 7 6।
और 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। तो हमें मिल गया ना 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर जो होगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है, इसलिए हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ द होल नंबर फ्रॉम 1 to 40। आपके पास 1 से लेकर 40 तक की संख्या है। अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? जैसे 1 में 2 प्लस कर दो, 2 में 3 प्लस कर दो, 3 में 4 प्लस कर दो, 4 में 5 प्लस कर दो। ऐसे अगर आप 40 तक प्लस करोगे तो क्या आएगा? अब अगर इसका शॉर्टकट आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप प्लस करते रह जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है, देखिए 1 से लेकर 40 तक के नंबर प्लस करने हैं, तो 40 जितने नंबर प्लस करने होते हैं वो, उससे एक ज्यादा यानी 41, और इसको 2 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया बेटा? जितने नंबर हमें सम करने होते हैं वो उससे एक ज्यादा और 2 से डिवाइड करने होते हैं। आप 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा, 0 और 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। तो आपके पास क्या आ गया? 820। तो 820 पे आप आंसर टिक कर देंगे, 820 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अब मैं यहीं पर बोलता कि आप एक काम करो, 101 1 से लेकर 101 तक को सम करो, 1 से लेकर 101 तक को सम करो। तो कुछ नहीं करना, आपको 101 लेना है, 102 लेना है और 2 से डिवाइड करना है। जो जितने नंबर का सम पूछे उससे एक ज्यादा और 2 से डिवाइड करना है। ये आप डिवाइड करोगे तो 51 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो जितने नंबर पूछा जाए, जैसे यहां पे 40 नंबर पूछा था 1 से 40, तो 40 उससे एक ज्यादा 41 और डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा। रिमाइंडर ऑफ ए नंबर इज 3 and 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए आपके पास एक नंबर x है, आपके पास एक नंबर x है, ठीक है? पहले क्वेश्चन को समझना, आपके पास एक नंबर x है। जब आप उसे 5 से डिवाइड करते हो, जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आपका 3 रिमाइंडर बच जाता है, और जब आप इसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका 2 रिमाइंडर बच जाता है। एक नंबर x है, जब उसको 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर बचता है। एक नंबर, उसी नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 2 बच जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर मैं इस नंबर को, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर बचेगा अगर मैं सेम नंबर को डिवाइड करूं 35 से? अगर इस x को 35 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या नंबर आएगा? तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, पहले आप इन दोनों का सम कर दीजिए, जिससे आपने पहले डिवाइड किया था पहले उन दोनों का सम कर दीजिए। तो 5 और 7 आपका 12 आ गया, और आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 23। तो आप डायरेक्ट 23 पे आंसर टिक कर सकते हैं। क्या आपको शॉर्टकट समझ में आ गया बेटा? एक नंबर x है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं 3 बचता है, 7 से डिवाइड करते हैं 2 बचता है। तो अगर इस नंबर को 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो जिससे आपने पहले डिवाइड किया, यानी 5 और 7 से डिवाइड किया था, इनका सम कर लीजिए, 12 हो गया, और जिससे आपको डिवाइड करना है उसमें से उसे माइनस कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर 23 बचेगा। तो आप 23 पे आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 1/2। देखिए 5 की पावर है 1/2 और प्लस में 3 की पावर है 1/2। एक तो ये पार्ट है। दूसरा ब्रैकेट है कि 5 की पावर 1/2 और माइनस 3 की पावर 1/2। तो आप यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर इसका 2 पे टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी और a माइनस बी का। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम आ चुका है ये। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और ऐसे ही कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है 1 - 1/70। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो और आपसे अगर x की वैल्यू पूछे तो आपको सभी ब्रैकेट सॉल्व करने की नीड नहीं होती है। इसमें केवल फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि फर्स्ट ब्रैकेट का आपको न्यूमरेटर लेना होता है, पहले ब्रैकेट का आपको न्यूमरेटर लेना होता है, और लास्ट वाले ब्रैकेट का डेनोमिनेटर लेना होता है। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो इसका न्यूमरेटर, अगर मैं आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? इनका एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया 1। तो इसको सॉल्व करने पर न्यूमरेटर जो आया वो 1 आया। न्यूमरेटर कितना आया? न्यूमरेटर मेरा 1 आया, ठीक है, अपॉन में 2। तो पहले वाले का केवल न्यूमरेटर चाहिए, हमें केवल फर्स्ट का न्यूमरेटर चाहिए।
दोबारा देख लीजिए, आप 1 और 2 का एलसीएम 2 लोगे, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो पहले का केवल न्यूमरेटर जो कि हुआ 1, हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर, अगर आप 1 के अपॉन में 1 लगा के 1 अपॉन 70 का एलसीएम लोगे तो 1 और 70 का एलसीएम क्या आएगा, 70 आएगा, तो लास्ट वाले का डिनोमिनेटर 70, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर, लास्ट वाले का डिनोमिनेटर, बाकी समय कोई मतलब नहीं होता। तो ऊपर आपका 1 आ गया, नीचे आपका 70 आ गया, और इक्वल में दे रखा आपको x अपॉन में 70। तो बच्चों 70 से 70 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1, तो 1 इज द आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट ब्रैकेट का केवल लेते हैं न्यूमरेटर, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, तो पहले का आ गया न्यूमरेटर 1, और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर आ जाएगा 70, तो 1 अपॉन 70 बोलेंगे इसको, और इक्वल टू में x अपॉन 70, 70 70 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गया, तो हम 1 पे आंसर टिक कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर सी आएगा, 1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ 2 अपॉन 3 पार्ट ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है मान लीजिए x, हम कहते हैं कोई नंबर x है, उस नंबर का 2 अपॉन 3 पार्ट, यानी उस नंबर को अगर हम 2 अपॉन 3 से डिवाइड करते हैं, पार्ट मतलब उस नंबर को अगर 2 अपॉन 3 से डिवाइड करते हैं, 2 अपॉन 3 पार्ट ऑफ ए नंबर, कोई नंबर x है, उसको अगर 2 अपॉन 3 से डिवाइड करते हैं तो 96 आता है, इक्वल टू 96, समझ में आ गया। कोई नंबर x है, उसको 2 अपॉन 3 से डिवाइड करके 96 आता है, तो पहले हम x निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, 96 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 अपॉन 3 से, 3 से आप 96 को काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 32 की 2 से मल्टीप्लाई करो 64, तो नंबर आ गया 64, आपका नंबर आ गया 64। अगर पेपर में नंबर पूछेगा तो 64 पे टिक कर देना, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है देन व्हाट विल बी 3 अपॉन 4 ऑफ द सेम नंबर। अब इस नंबर का आपको 3 अपॉन 4 निकालना है, इस नंबर का 3 अपॉन 4, नंबर क्या आया 64, तो इस नंबर का 3 अपॉन 4 आप 4 से कैंसिल कर लोगे तो 16 आ जाएगा, 16 3 आ जाएगा 48, तो 48 इज द रिक्वायर्ड आंसर, सो ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया बेटा। 2 अपॉन 3 पार्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर है x, उसका 2 अपॉन 3 पार्ट 96 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगा आपका 64। अब इस 64 का 3 अपॉन 4 पार्ट पूछ रहा है, तो इस 64 के 3 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 48 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं आजकल। कन्वर्ट √2, पहले आपको समझना पड़ेगा √2 को लिखते कैसे हैं। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। कन्वर्ट √2 इंटू सर्ड, इसको सर्ड में कन्वर्ट करो जिसका ऑर्डर 6 होना चाहिए। ऑर्डर 6 का क्या मतलब है, ऑर्डर 6 का मतलब जैसे 2 है ना, तो यहां पर 6 होना चाहिए, तो यहां 6 कब होगा, जब यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैथ कहती है अगर आपने 3 से यहां लगाया डिवाइड में, तो 3 आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। दोबारा बताओ, देखिए √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, लेकिन आपसे कह रहा है इसका सर्ड होना चाहिए जिसका ऑर्डर 6 हो। अब ऑर्डर 6 का क्या मतलब है, तो ऑर्डर 6 का मतलब है ये जो 1/2 है ना, इस ऑर्डर 6 का मतलब यहां 6 होना चाहिए, तो यहां 6 कब होगा, जब यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 से यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 जो है वो ये बाहर लिखते हैं और 8 अंदर लिखते हैं, तो 6 बाहर आ गया और 8 अंदर आ गया, तो क्या कोई ऑप्शन है, देखिए 6 बाहर और 8 अंदर, सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। कॉन्सेप्ट को समझिए, एक बार रूल समझ में आ गया तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, 49 इसकी पावर जो है वो 1/24 है, 49 इसकी पावर 1/24, इसे बोलते हैं पावर 1/24, 49 की पावर 1/24, तो 49 को क्या लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है तो 1/24, 2 से 24 कैंसिल करूंगा तो 12 बचेगा, तो अंदर क्या बचा 7 बचा, और बाहर क्या बचा 1/12, बाहर बचा आपका 1/12, 1/12 को क्या लिख सकता हूं यहां पर 12, तो 12 बाहर आएगा और 7 अंदर आएगा। देखिए 49 की पावर 1/24 है, 49 को लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, 2 से 24 कैंसिल 12, तो 12 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर रहेगा, तो चेक कीजिए, ये देखिए सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, सी मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। रैशनलाइजिंग फैक्टर का एक शॉर्टकट होता है, आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है, किसका,
आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है 5 की पावर 1/4 का। भी मैंने आपको मतलब बताया था ना इसका मतलब बताया था। 4 को आप 1/4 लिखोगे और 5, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है 5/√4 का, 4/5 का। तो 4 को हम, इस 4 को, ये जो 4 लिखते हैं ना बाहर, इसको हम लिखते हैं 1/4 और 5 की जगह 5। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि हमें ऐसे नंबर चाहिए ताकि अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो अंडर रूट से बाहर कब आएगा? अब 5 देखिए अकेला है तो इसकी पावर 1 है। अब यहां पर 3 और चाहिए। 5 जो था वो अकेला है, 3 और चाहिए तभी तो 4 होंगे। 5 अकेला है, 3 और चाहिए तभी तो 4 होंगे, तभी तो 4 से 4 कटेगा। तो 5 हमें 3 बार और चाहिए, तो 5 हमें 3 बार और चाहिए यानी 125 चाहिए और इसकी पावर 1/4। तो चेक कीजिए क्या 124 की पावर 1/4 है? तो देखिए ये रहा आपका सी पार्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा समझ लीजिए इसका मतलब, पहले इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब होता है कि 5 की पावर 1/4। अब 5 जो है केवल एक बार है, लेकिन पावर इसकी 1/4 है। तो 5 हमें टोटल 4 बार चाहिए। इसका मतलब 5 हमें 4 बार चाहिए। एक बार तो है, 3 बार और चाहिए, 3 बार और चाहिए। 3 बार मतलब 5 3 बार और चाहिए। तो 5 की पावर 3 मतलब 125 और पावर तो वही रहेगी 124। तो 125 की पावर 1/4, तो 125 की पावर 1/4। सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है किसका? इस वाले पार्ट का। आपके पास है 49 की पावर 1/3। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर फिर से आ गया। 49 की पावर 1/3। 49 का मतलब यह 7 जो है वो 2 बार है, लेकिन हमें चाहिए 3 बार, क्योंकि 3 है ना अपॉन में, अभी बताया था अपॉन में 3 है। तो 7 जो है वो हमें 3 टाइम चाहिए, लेकिन हमारे पे 2 टाइम्स ही है। 7 हमें कितनी बार चाहिए? 3 बार चाहिए, 3 टाइम चाहिए, लेकिन है कितनी बार? 2 बार। तो हमें एक बार 7 और चाहिए। हमें एक बार 7, देखिए 2 बार तो ऑलरेडी है, एक बार और चाहिए। तो 7 इसकी पावर 1/3। 7 जो था वहां पर 2 बार था, हमें एक बार और चाहिए, क्योंकि पावर क्या है? 1/3 है। देखिए 7 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3। हमें 3 बार चाहिए, लेकिन 2 बार है। तो कितनी बार और चाहिए? हमें 7 एक और चाहिए, एक और 7 चाहिए, तभी तो 3 से मैच करेगा। तो हमें 7 एक और चाहिए और उसकी पावर 1/3। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से था। यहां पे क्या था? जो 5 था वो केवल एक बार था और इसकी पावर 1/4। तो 5 एक बार है, हमें 3 बार और चाहिए, तो 3 बार और चाहिए। तो ये हो गया आंसर आपका। 5 की पावर 3 125, इसकी पावर 1/4 हमने इस पे टिक कर लिया। ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए 7 जो है 2 बार है, लेकिन हमें चाहिए 3 बार। 7 जो है वो 2 बार है, हमें 3 बार चाहिए। तो 7 हमें एक बार और चाहिए और उसकी पावर 1/3। तो 7 और 1/3 चेक कीजिए। तो ये देखिए 1/3 और 7, तो बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान से करके जाना। अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। आपको ये वैल्यू दे रखा है। पहली वैल्यू क्या है? तो पहली वैल्यू आपके पास है 2 की पावर 1/3। दूसरा है 3 की पावर 1/6 और तीसरा है 4 की पावर 1/9। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इन तीनों का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बड़े से छोटा। तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, लेकिन आप मेथड सीख लो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए 3, 6 और 9 का आप एलसीएम लोगे। 3, 6 और 9 का आप एलसीएम लोगे। तो 3, 6, 9 का आपको एलसीएम पता होगा, एलसीएम ले सकते हो। मैं करके दिखा देता हूं। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, फिर वही 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो इन सब का एलसीएम 18 आ जाएगा। 3, 6 और 9 का एलसीएम 18 आ जाएगा। तो 18 कब आएगा? जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। 18 कब आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई 6 से करोगे। तो यहां 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहां भी 6 आएगा। 18 कब आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी। तो 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से मल्टीप्लाई। 18 कब आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी। तो 2 से। 2 की पावर 6 ये हो जाता है 64। 3 की पावर 3 ये होता है 27। 4 की पावर 2 ये होता है 16। तो सबसे बड़ा कौन है? ये है। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। देखिए लाइन से लग गया ना, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा यही है। सबसे बड़ा लार्जर नंबर कौन है? तो 2 वाला, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो फर्स्ट ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। लाइन से लगा हुआ है तो डिसेंडिंग। मेथड सीखिए। आपने इन तीनों को लिख लिया। देखिए 3, 6 और 9 का हमने एलसीएम लिया, 18 आया। 18 कब आएगा? जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे।
तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, तो 6 से मल्टीप्लाई यहां होगी, 6 से मल्टीप्लाई यहां होगी। 18 कब आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 3 से यहां भी मल्टीप्लाई। 18 कब होगा? जब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई। 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 2 16। तो लार्जर कौन है? सबसे बड़ा लार्जर ये है, उससे छोटा, उससे छोटा, तो सबसे लार्जर, स्मॉलर, स्मॉलर। तो ये तीनों लाइन से हैं, तो हम फर्स्ट ए को टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। नाउ इसको आपको, इसका मतलब पहला आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार समझा रहा हूं, इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 4 है ना, अंदर 4 है, 4 की पावर 1/5। लेकिन इसका ऑर्डर 15 होना चाहिए। तो सर इसका ऑर्डर 15 कब होगा? 15 तब होगा जब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे, और जब यहां मल्टीप्लाई 3 से करा तो यहां भी 3 से करोगे। अभी मैंने आपको बताया था आपको ऑर्डर 15 करना है। 15 कब होगा? जब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से करना पड़ेगा। 4 की पावर 3 होता है 64, 64 की पावर 1/15। तो चेक कीजिए 64 की पावर 1/15 है कोई ऑप्शन? ये देखिए डी पार्ट, डी इज द रिक्वायर्ड आंसर, डी हमारा आंसर आ जाएगा 64, उसकी पावर 1/15। फिर से क्वेश्चन देखिए, वही आ गया अरेंज वाला, अभी आपको बताया था अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। पहले इसका मतलब पता होना, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, लेकिन मेथड सीखिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो पहला मैं इसका मेथड आपको सिखाता हूं। इसका मतलब क्या है? सॉरी बच्चों, माफी चाहता हूं, माइक में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो कई सारे क्वेश्चन मैं करा चुका था, बट मुझे एडिट करना पड़ रहा है। चलिए वापस आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इसका मतलब क्या है। हम इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे इसको, छोटे से बड़ा। इसका मतलब क्या है? √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। 5 √15 का मतलब है 15 की पावर 1/5, और इसका मतलब है 227, और उसकी पावर जो है वो क्या है? 1/10। नाउ आप 2 का, 5 का और 10 का एलसीएम लीजिए, तो 10 आएगा। तो 10 कब आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई 5 से करूंगा। अब यहां 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई। यहां 10 कब आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। यहां 10 ऑलरेडी है, तो कुछ करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10 है। यहां 10 कब बनेगा? तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहां मल्टीप्लाई, तो 2 5 से मल्टीप्लाई यहां करा, तो 5 यहां भी लाना पड़ेगा। यहां 5 था, 10 कब आएगा? जब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 यहां भी आएगा। ये ऑलरेडी 10 है। नाउ 3 की पावर 5, 3 की 5 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9, 27, 81, और 81 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 और 243। तो इसको सॉल्व करने पर 243 मिला। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 227 अपनी जगह एज इट इज रहेगा। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है? देखिए 225, यानी 15 वाला जो है वो सबसे छोटा है। ये जो 15 वाला हिस्सा था ये सबसे छोटा था। उससे लार्जर कौन है? तो ये 227 वाला इससे लार्जर है। और सबसे लार्जर कौन है? तो 243, यानी 3 वाला। तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है, 15 वाला ढूंढिए। तो आप ऑप्शन में देखिए 15 ये रहा, फिर उसके बाद 227, देखिए 15 के बाद 227, 15 के बाद 227 वाला, और लास्ट में 3 वाला, तो लास्ट में 3 वाला। तो ए इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो हम ए पे टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, इनका एलसीएम लेना होता है, और फिर एलसीएम लेके इनकी पावर चढ़ा के उनकी मल्टीप्लाई करके बताना होता है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आपसे पूछा जाए रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना बड़ा आसान है, केवल बीच वाला साइन चेंज कर दीजिए। यहां प्लस है ना, यहां साइन किसका है? प्लस का। तो आपको माइनस वाला ढूंढना है। तो इन चारों ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए, तो डी ऑप्शन जो है जिसमें साइन चेंज है, यहां प्लस था तो यहां माइनस है, तो हम डी पे टिक कर देंगे। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि √5 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो सिंपल आप बोलोगे √5 माइनस √2, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। आपसे पूछूं √7 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो √7 माइनस √2। ये जो बीच के साइन है इसको चेंज करने पड़ते हैं, बस इसे बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई जब करते हैं ना आपस में, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 से बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। इसका मतलब क्या है? पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि 2x प्लस 1 इसकी पावर जो है वो 1/4 है। अभी आपको बताया था, ये जो बाहर लिखा होता है इसको हम पावर बोलते हैं। तो 1/4 ऑर्डर, और उसकी इक्वल में क्या है? इक्वल टू में 2 है। अब इस 1/4 को जब आप इधर लाओगे तो ये 4 बन जाता है। जब आप इस 1/4 को राइट हैंड साइड पे लाओगे तो ये 4 बन जाता है, और 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो आपके पास क्या आ गया? 2x प्लस 1 इक्वल टू 16। देखिए 1/4 यहां 4 बन गया, 2 की पावर 4 होता है 16,
तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 16, प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल टू 15 बचा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू 15 अपॉन 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 15 अपॉन 2 आप रिक्वायर्ड आंसर लगा दोगे, तो 15 अपॉन 2 ए जो है वो हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। एवरी सर्ड जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो आप इसे याद कर लेना, सर्ड हमेशा इरेशनल नंबर होता है। और एवरी रैशनल नंबर कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर वो एक सर्ड होता है या प्राइम होता है या नॉट रैशनल होता है या नॉन प्राइम हो या नॉन, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है उसे ही तो आप इरेशनल बोलोगे, जो रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल, तो जो रैशनल नहीं है वही तो इरेशनल है, तो नॉट रैशनल नंबर इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपको इसकी वैल्यू पूछा है, इसका शॉर्टकट मेथड होता है, आपके पास है 0.57 के ऊपर बार, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है पी अपॉन क्यू में एक्सप्रेस करने का, कि 57 अपॉन में 9, इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9, ये शॉर्टकट मेथड होता है। 57, मैंने कहा था ना मैं वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट भी समझते जाइए। इसकी पावर देखिए, इसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो ये आप लिख दीजिए, और इसके लिए भी 9 आता है, इसके लिए भी 9 आता है। अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, जैसे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और 3 9 जा 27, 3 तो ये आ जाएगा 19 अपॉन में 33, क्योंकि 3 से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो 19 अपॉन में 33, तो 19 अपॉन में 33, सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, हम सी पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, टू एज ए सर्ड, टू आपको एक सर्ड रखना है ऑफ द फिफ्थ ऑर्डर, जिसका फिफ्थ ऑर्डर होना चाहिए, टू आपके पास रहना चाहिए, चलिए जी 2 है, और इसका फिफ्थ ऑर्डर होना चाहिए, फिफ्थ ऑर्डर मतलब 1/5 होना चाहिए, तो 1/5 कब होगा, जब यहां भी 5 लगाओगे, 2 तो होना चाहिए, आपसे कह रहा है 2 होना चाहिए मेरे पास एज ए सर्ड ये 2 तो है मेरे पास, 2 एज ए सर्ड, तो 2 तो है मेरे पास, लेकिन उसका ऑर्डर होना चाहिए फिफ्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर मतलब 1/5, तो 1/5 कब होगा, जब यहां 5 लगाऊंगा, 2 की पावर 5 32 और उसकी पावर 1/5, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 बाहर लिखते हैं और 32, तो ढूंढिए 5 और 32, देखिए ये इन चारों में से आपको इजीली मिल जाएगा, ये रहा 5 और 32, तो सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो सी पे हम टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, 2 जिसका फिफ्थ ऑर्डर, ये 2 की पावर 1/5, तो 5 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 32 होता है, ये आंसर आ गया। नाउ विच सर्ड इज स्मॉलर, इस टाइप के बहुत आते हैं, इनमें से कौन स्मॉलर है, तो फिर वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और इसका मतलब क्या है, तो 3 की पावर 1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम लीजिए 6 होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 कब आएगा, जब यहां 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 3 लेना पड़ेगा, और इसका 6 कब आएगा, जब यहां 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 लेना पड़ेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, विच इज स्मॉलर, इनमें से कौन छोटा है, तो देखिए 8 वाला यानी ये वाला छोटा है, तो हम ये वाले पार्ट को छोटा बोलेंगे, तो √2 इज अ स्मॉलर, तो √2 पे आंसर टिक कर देंगे। क्लियर हो गया, ये उसी तरीके से है जैसे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सीखा था। नाउ राइट डाउन, इसको आप P अपॉन Q में लिखना है, तो अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अभी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट बताया था। देखिए 0.272727 रिपीटेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.27 के ऊपर बार, 27 रिपीटेड है, तो 0.27 को बार, और मैंने अभी भी आपको बताया था 27 इसके लिए भी 9 आता है, दूसरे के लिए भी 9 आएगा, आप 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 3 जा 9 1 जा 9 1 जा, तो 3/11, 3/11 ढूंढिए, तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट आंसर आ गया। कितना सिंपल है क्वेश्चन को सॉल्व करना, 27 तो 27 और अपॉन में 9 9, क्योंकि 2 नंबर थे तो 2 9 9 आएगा, आप 9 से कैंसिल कर लोगे तो 3/11 आंसर आ जाएगा। अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 300/5 और ए और बी दिया हुआ है, और कंपेयर करके आपको ए और बी निकालना है, या सिर्फ इसमें बी पूछा तो बी निकाल लीजिए, कभी बार ए और बी दोनों पूछता है। तो तरीका क्या होता है कि √5 की मल्टीप्लाई आपको दोनों में करनी है, ऊपर भी √5 है ना नीचे, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे भी दूसरे से भी करनी है। तो जब आप √5 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करोगे, √5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 4√5 प्लस √5 की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 5 आ जाएगा, तो 3 5 हो गया 15, और √5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 आ गया, तो 5 अलग 5 अलग। दोबारा समझ लीजिए, एक बात दोबारा समझिए, चलिए मैं एक बार समझाता हूं, ये √5 है ना,
इसकी मल्टीप्लाई आपको सब में करनी है, सबके साथ अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से करोगे तो इसे बोलोगे 4 अंडर रूट 5। जब आप यहां अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से 5 हो जाता है, तो 3 5 15, तो ये 15 हो गया। और अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 से करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 अलग कर लीजिए, 5 अलग कर लीजिए, ठीक है बेटा। 5 3 15, तो 4 अंडर रूट 5 अपॉन में 5 प्लस 3 इक्वल टू में आपको गिवन है a प्लस बी अंडर रूट 5। अब कंपेयर कीजिए, जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, देखिए a की वैल्यू 3 है, और b के लिए कंपेयर कीजिए तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, b की वैल्यू ये आएगा 4 अपॉन में 5। क्लियर हो गया, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, तो b की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 अपॉन 5। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल आपसे b की वैल्यू पूछा जा रहा था और b की वैल्यू आपने 4 अपॉन 5 निकाला है, तो 4 अपॉन 5 पे हम आंसर टिक कर देंगे। नाउ देखिए इस पे बार है, और मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, जब किसी भी नंबर पे बार है ना तो आपसे पूछ रहा है इंटीजर है, इरेशनल है, रैशनल है, नन ऑफ दीज, तो आप रैशनल पे बेहिचक होकर टिक कर दीजिए। जब किसी भी नंबर पे बार होता है तो हमेशा रैशनल होता है, और ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। अंडर रूट 12 को हम p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अंडर रूट 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट 12 को हम p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जिसको हम p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो कौन होता है, इरेशनल। तो हम इरेशनल आंसर टिक कर देंगे। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। नाउ लास्ट के आपके अंतिम के 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं अंतिम के 2 क्वेश्चन लेके आता हूं। देखिए लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन क्या कहता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 2 फिर p अपॉन क्यू में आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जिनको हम p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे इरेशनल कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ 2 अंडर रूट 5, देखिए अंडर रूट 5 को हमें p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जिसको p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इरेशनल, तो हम इस पे इरेशनल पे टिक कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये था आपका कंप्लीट पहला चैप्टर मैथ्स का, एप्टीट्यूड का, जिसमें हमने पढ़ा रियल नंबर के बारे में और रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आपको करना ही है, साथ में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आप उनको वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप सबको नमस्कार, अपना ध्यान रखना, मेहनत से पढ़ना, कोई चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नमस्ते बच्चों।